हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एडिटोरिया दरोगा मेंस। और यह बिहार दरोगा 64 पोस्ट मेंस और 1275 पोस्ट मेंस के लिए उपयोगी होने वाला वीडियो है। इसमें हम 80 प्रश्न जीएस के और उसका एक्सप्लेनेशन जो लास्ट में दिया है उसे हम कंप्लीट देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव यानी कि जो आयोनाइजेशन पावर है वो उसका मान बढ़ता है। तो इसका स्टेटमेंट 1 है जो सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है जो गलत हो जाता है, क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है उसका मान क्या होता है, घटता है, ठीक है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है दिया गया है कि लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की गोलाई लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए प्लस बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि लेंस की इसमें क्षमता है जो घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ये बढ़ जाती है, जबकि लेंस की गोलाई बढ़ नहीं जाती, घट जाती है। इसको ध्यान रहे, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ और नजदीक की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। तो इसको क्या कहते हैं, ये हाइपरमेट्रोपिया होता है। और इसमें है जो कन्वेक्स लेंस लगता है, कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस लगता है, ठीक है। और वही अगर मायोपिया होता है, यानी कि जो जिसमें है कि दूर की वस्तु है जो धुंधली दिखाई पड़े और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़े, यानी कि निकट दृष्टि दोष होगा, तो उसमें है कि कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस उसमें लगाया जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सामान्य लवण, तो इसका आप जानते हैं सामान्य लवण यानी कि जो नॉर्मल साल्ट होता है, तो इसका मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सामान्य लवण का आंसर हो जाएगा, इसका मिलान करना है, बेरियम क्लोराइड है जो एक सामान्य लवण है। जबकि अम्लीय लवण क्या है इसमें ऑप्शन में दिया था, इसका ऑप्शन बी मिला लीजिए, इस बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 अम्लीय लवण यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है जो एक अम्लीय लवण है। क्षारीय लवण क्या है, तो सी का 4 हो जाएगा, क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड है। और द्विक लवण क्या होगा, तो ये फिटकरी हो जाएगा। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl को क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट बोलते हैं। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे हल्का तत्व क्या है, सबसे हल्का तत्व यानी कि सबसे लाइटेस्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है, यानी कि भविष्य का ईंधन। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल कौन कौन है, तो इसमें लाइम है, सिलिका है और एलुमिना इसका आंसर हो जाएगा। जो पोर्टलैंड सीमेंट में इसके प्रमुख संगठक कौन कौन है, लाइम, सिलिका और एलुमिना। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, बेंजीन जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होती है, ठीक है। इसको याद रखें, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, पूछा है कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है, ठीक है। यानी कि पानी कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोवन सोडा तीनों का यूज किया जाता है जो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। यानी कि पावर ऑफ लेंस बराबर 1 फोकल लेंथ होता है। यहाँ पे दिया है पावर इक्वल कितना दिया हुआ है, +2 डायोप्टर, ठीक है। तो 2 डायोप्टर बराबर 1/f, तो इधर f चला जाएगा, तो f क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0. ये मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस यदि +2 डायोप्टर है यानी कि ये कनकेव लेंस है, यानी कि अवतल लेंस की बात कर रही है। और यदि -2 डायोप्टर होता तो ये उत्तल लेंस की बात की होती, यानी कि कनवेक्स लेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन
रूप एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाए इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है जो एंटी पार्टिकल होता है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का अनुपात है 4:9 यानी 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है 4:9, तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। एक संवाहक के तापक्रम, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको थॉमसन प्रभाव बोलते हैं, थॉमसन प्रभाव, थॉमसन इफेक्ट। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन यानी जो पोटेंशियल चेंज होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन इसको देखेंगे। विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? जल में अधिक विलेय होता है, जल में अधिक विलेय होता है, सही बात है। हल्के पीले रंग का यह चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यह ऑक्सीकारक होता है, यह गलत है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस है जो निकलता है, तो इसका स्टेटमेंट 1, 2, A, B, D सही है, जबकि ऑप्शन सी है जो गलत हो जाए। यहाँ पे असत्य पूछा है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? टेस्ला किसका है? तो इसका आंसर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो भौतिक राशि है वो क्या है? टेस्ला है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बारबरा मैकिलिनटॉक के द्वारा प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, बारबरा मैकिलिनटॉक इसके द्वारा। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो ये अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड संलयन प्रतिक्रिया, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन, याद रखें फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें होता है, फिजन नहीं होता है, फ्यूजन होता है। जबकि ये इसमें संलयन यानी कि सूर्य के सिद्धांत पे काम करता है, जैसे सूर्य में नवकीय संलयन होता है, और एटम बम में क्या होता है? नवकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, यानी कि न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के आधार पे ये सिद्धांत पे आधारित है। 16 नंबर प्रश्न, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका आंसर हो कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि हिप ज्वाइंट का जो ट्रांसप्लांटेशन होगा उसको कहते हैं आर्थ्रोप्लास्टी। कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन आर्थ्रोप्लास्टी कहलाता है। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में लिपिड्स का पाचन होता है, किसके? यानी कि बाइल जूस, पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में लिपिड्स का पाचन होता है। इसका स्टेटमेंट ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही है, जबकि पेप्सिन में नहीं होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने, यूरिन के जो सैंपल होते हैं उसमें क्या होता है? डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में क्या होता है? तो इसमें सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है और ग्लूकोज तीनों होता है। सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज तीनों होता है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है जो पाचन तंत्र में सहायता करता है, क्या है? तो ये एसरेरिसिया कोलाई है, एसरेरिसिया कोलाई इसको बोलते हैं, ए कोलाई बोलते हैं, जो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, बैक्टीरिया है जो पाचन तंत्र में सहायता करता है। 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान अधिकतम होता है? उष्मीय मान जो हीटिंग इफेक्ट है वो किसका अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का उष्मीय मान अधिकतम होता है। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वाइसराय कौन था? दिल्ली समझौता यानी दिल्ली पैक्ट जो हुआ था, या गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं, वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। किसके समय हुआ था? गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। 21 का आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था, पूछा है किसने नहीं किया था। तो इसका आंसर होलकर हो जाएगा, इंदौर के होलकर हो जाएगा, जिसने सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार नहीं किया था। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो आपको पता है इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, 1946 में ये आया था, इसको याद रखें। इसी की अनुशंसा पे है जो भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, और इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। ठीक है, ये इसने क्या किया था, सामुदायिक प्रचंड निकाला था, यानी कि जो कम्युनल अवार्ड दिया था 1932 में, जिसे ये जब सांप्रदायिक जो पंचायत ये गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच विवाद हुआ था, पूना पैक्ट इसी के बाद हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ पे? तो ये कैमूर में है। कहाँ पे? कैमूर में। पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही पूछा है, इसको ध्यान रखें अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट सही? देखिए, प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। सर्वप्रथम उदय ने इसे अपनी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता थी। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र के संबंध में जानते हैं कौन कौन सही है। तो प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में ही किया गया था, यह स्टेटमेंट सही है। सर्वप्रथम उदयन जो अजात शत्रु का पिता था, जिसने अजात शत्रु का हत्या किया। अजात शत्रु को ऐसा कहा जाता है कि जिसने अपने बाप को मारा और उसका बेटा भी अजात शत्रु को मारा, यानी कि ये वंश है जो बाप को मारते रहा, अपने बाप को मारता रहा। तो सर्वप्रथम उदयन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3 यानी कि तीनों स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट क्या है? तो 51.50% है। 51.50% है जो महिला साक्षरता दर है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन किसके विरोध में था? तो ये नकदी फसल के विरोध में था। 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण आए और उन्होंने तिनकठिया सिस्टम को अबॉलिश किया, खत्म किया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला आपको याद है कि पहला बदरुद्दीन तैयबजी थे, और दूसरा कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ये दूसरा थे। ठीक है, और ये पहला कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? सही पूछा है। तो देखिए, दीवाने बंदगान फिरोजशाह तुगलक, दीवाने मुस्तखराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो इसमें कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो दीवाने बंदगान किसने स्टार्ट किया था? फिरोजशाह तुगलक, यानी कि जो गुलामों, सबसे ज्यादा गुलाम किसके राज दरबार में था, किसके राज में था? फिरोजशाह तुगलक के समय। और इसे ये गुलामों के लिए दीवाने बंदगान स्टार्ट किया था फिरोजशाह तुगलक ने। यहाँ पे देख सकते हैं दीवाने अर्ज सेना के लिए था, इसको कौन स्टार्ट किया था? दीवाने अर्ज। इसका हम दीवाने को ही जो एग्रीकल्चर के लिए था, ठीक है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया, दीवाने को ही। और दीवाने अर्ज यानी कि सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, बल्लवाचार्य विशिष्ट अद्वैत, ये रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 किस में है? सॉरी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा। रामानुजाचार्य क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था रामानुजाचार्य ने, यानी कि एक का 2 देख लेते हैं। एक का 2 बल्लवाचार्य पुष्टि मार्ग,
वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य अद्वैतवाद, ठीक है, और मध्वाचार्य हो जाएगा द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य क्या हो जाएगा पुष्टि, शंकराचार्य हो जाएगा ये विशिष्ट अद्वैतवाद, शंकराचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद। एक बार फिर से एक बार मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलान कर लीजिए, ए का 2 वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, बी का 4 रामानुजाचार्य अद्वैतवाद, सी का 1 मध्वाचार्य द्वैतवाद और शंकराचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद। और ये मिलान करने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। देखते हैं बारहमासा की रचना किसने किया था। बारहमासा और पद्मावत की रचना किसने किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। बारहमासा और पद्मावत की रचना किया था मलिक मोहम्मद जायसी। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 तरह की लिस्ट दिया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में अधिकार है कि राज्य और केंद्र दोनों है जो उस पर कानून बना सकता है, लेकिन उस पर भारत सरकार यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो उस राज्य के ऊपर कानून बनाने की मान्यता अधिक होगी। और राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है। और केंद्र लिस्ट में जो सेंट्रल लिस्ट होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। तो 100 सब्जेक्ट यानी कि 100 है जो विषय है जो केंद्र सूची में है, 61 है जो राज्य सूची में, और 52 है जो 52 विषय दिया गया है समवर्ती सूची में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग यानी फर्स्ट लॉ कमीशन में अध्यक्ष कौन थे, तो ये MC सीतलवाड़ थे। MC सीतलवाड़ आपने याद किया होगा, MC सीतलवाड़। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए यानी कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो इसमें अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172। देखिए 83 प्लस 89 अगर जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, 172 आएगा। तो यदि एक भी आपको याद रहे तो उसमें आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन की आवश्यकता महसूस होगी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, तो इसका लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है राज्य में। जल सेना में दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या होता है। जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पोस्ट क्या होता है, तो ये एडमिरल होता है, एडमिरल। भारत में खाद्य प्रबंधन यानी कि फूड मैनेजमेंट का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, पूछा है नहीं है। तो यहाँ पे देख खाद्यान्नों को वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खदानों के बफर स्टॉक का रख रखाव, खदानों का निर्यात। तो भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो ये खदानों का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी तीनों है कि खदानों का वितरण करना, खदानों की खरीद करना और खदानों के बफर स्टॉक का रखरखाव भी करना, क्योंकि अकाल के समय इसका जरूरत पड़ता है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो ये डेनमार्क का है, डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, ग्रीनलैंड है, इसको ध्यान रहे। काली क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है, कच्चा तेल यानी रॉ ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है ब्लैक रिवॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जिसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 280 में, और यह प्रेसिडेंट के द्वारा हर एक 5 साल पे गठित की जाती है। और वित्त आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट अपना सौंपते हैं, जिसे राष्ट्रपति पार्लियामेंट में सौंपते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, यानी कि साइंटिफिक रूप से नेशनल इनकम की जो काउंटिंग की थी, किसने किया था, इसका आंसर BK RV राव हो जाएगा, BK RV राव।
कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो ये सेबी काम करती है। सेबी एजेंसी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक यानी कि रेगुलेटर की भांति कार्य करती है। अभी सेबी की जो प्रथम महिला चेयरपर्सन बनी है वो है माधवी पुरी बुच। व्यापार करने की सुविधा मूल्यांकन कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाता है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप करता है। भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो राजा चलैया समिति के अनुशंसा पे भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स है जो लागू हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में किस फसल में नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये धान में, कहाँ पे? पैडी में, पैडी क्रॉप में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बीपीएससी पीटी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। यह होन्शु द्वीप हो जाएगा आंसर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो लगभग 31% था, 31%। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 51 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए बागियो, अयाला, कुछ भी आपको इसमें से चारों में से कोई भी याद रहे तो सबसे पहले उसको टिक कीजिए। देखिए सामुन आप सुने हुए कहाँ का है? सामुन, तो इसका ऑप्शन डी है, तो डी का हो जाएगा। सामुन ईरान, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो सामुन ईरान में आता है, ठीक है। और इस तरीके से ऑप्शन डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन कट गया। अब देखिए बागियो कहाँ है? तो ये फिलीपींस, बागियो फिलीपींस। और अयाला फ्रांस, इस तरीके से नाम अयाला फ्रांस। और गारिच दक्षिण पूर्व ईरान क्या है? गारिच। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो उठते हैं, जैसे बागियो है जो फिलीपींस में, अयाला फ्रांस में, गारिच है जो दक्षिण पूर्व ईरान में, और सामुन ईरान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। बावन नंबर क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात यानी कि नियाग्रा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। कहां पे? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां मिलती है? देवप्रयाग में। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये मिजोरम में है। मिजोरम में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? और बीपीएससी पीटी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आंसर लेह हो जाएगा। जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जिला है लेह। मिलान करना है। पर्वतीय दर्रा और राज्य किस राज्य में है? तो आपने पढ़ा होगा नाथुल दर्रा कहाँ है? नाथुला, तो सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला कहाँ? सिक्किम में है। जोजिला कहाँ है? सिपकिला कहाँ है? सिपकिला आपको पता है हिमाचल प्रदेश है। और पूछा है माना दर्रा, ये माना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और जोजिला कहाँ है? सॉरी, माना है उत्तराखंड में, इसको मिलान कर लीजिए, माना उत्तराखंड में है। जोजिला कहाँ है? लद्दाख में है। जोजिला लद्दाख में। और ये भी IBSIU एग्जाम में पूछा गया, जोजिला दर्रा कहाँ पे है? माना दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम में। जिलेपला सिक्किम में। जोजिला कहाँ है? लद्दाख में। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और दीफू दर्रा, याद रखिएगा, दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। 57 नंबर क्वेश्चन, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। यह भारत में महाराष्ट्र राज्य के लिए नहीं, इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई, यह भी गलत है।
यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किया गया है जीवंत ग्राम कार्यक्रम, यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसको बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है इंग्लिश में कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके लिए है। तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव यानी कि जो बॉर्डर के आसपास जो गांव है उसके विकास के लिए किया गया ये जीवंत ग्राम कार्यक्रम। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या होता है। तो ये आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे कोई इसमें से कोई भी नहीं है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास करना, मानव पूंजी का निर्माण करना, पर्यावरण संरक्षण करना। एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य इसमें पूछा है तो इसमें कोई भी आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। इलेमनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह किसका खनिज है। इलेमनाइट पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो इसका टाइटेनियम हो जाएगा आंसर, टाइटेनियम। टाइटेनियम का अयस्क है क्या, इलेमनाइट। 60 नंबर देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आप जानते हैं सरकारी आयोग का गठन किया गया सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए, और ये 1983 में इसका स्थापना किया गया और 1987 में इसने रिपोर्ट पर है जो सरकार को सौंपा था। तो सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। ठीक है, और देखिए सी रंगराजन समिति, ये सी रंगराजन समिति यह किसके लिए था। तो ये गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए सी रंगराजन समिति का फॉर्मेशन हुआ था। पारेख समिति, पारेख समिति या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए पारेख समिति का गठन हुआ था। नरसिम्हम समिति यह बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए है जो नरसिम्हम समिति बनाया गया था, और इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3 और बी का देख रहे हैं, बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट ऑप्शन ए में सही सही दिया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आती है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय किया जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सके। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य की बात की जा रही है, और नॉमिनेटेड यहाँ पे नहीं शामिल होते हैं। जब और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड है जो शामिल नहीं होते हैं, और विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। जबकि यदि राष्ट्रपति को हटाना होगा तो इसमें है जो सिर्फ संसद के दोनों सदन के सदस्य है जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। और इसमें विधान जब हटाने की बात हो तो विधानसभा के यानी कि एमएलए विधायक को है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन और आर्टिकल 61 के द्वारा है राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, यानी कि महाभियोग आर्टिकल 61 में लगाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में क्या है। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत के पहला कानूनी अधिकारी होता है, जिसका आर्टिकल 76 में दिया गया है प्रोविजन, और आर्टिकल 76 प्लस 89 जोड़िएगा तो 165 आ जाएगा। जो एडवोकेट जनरल, जो स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है उसके बारे में दिया जाता है, तो 64 का हो जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में क्या है। तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। तो ये 243 ए है, 243 ए है। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्याख्या व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, 243 में ए में दिया गया है। ठीक है, इसको पूछा भी है बीपीएससी पीटी ने।
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें सदस्य होते हैं 15 + 7, यानी कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो यह लोकसभा के स्पीकर को, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसको लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट है जो प्रस्तुत करती है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या जो पार्ट 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, उसके निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 में दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है, जो वर्तमान में 11 है और मूलतः 10 था। और संविधान में एक भी 0 जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, लेकिन बाद में इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, जो बाद में फिर एक और फंडामेंटल ड्यूटी 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया गया है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में दिया गया है, जानते हैं। और अभी उत्तराखंड ने अपना बिल है जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बिल है जो पेश किया है। कार्यपालिका से पृथक करना, यानी कि कार्यपालिका और लेजिस्लेचर दोनों, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग काम करेगा 50-50, तो आर्टिकल 50 इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट है जो डीपीएसपी में दिया गया है, तीनों सही है। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन यानी फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? तो यह राजस्थान ने किया, राजस्थान ने। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको भी देखते चलेंगे। किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू किया है? तो यह राजस्थान ने किया है। राजस्थान ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता की शुरुआत की है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला क्षेत्र स्पर्धा में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पूछ देगा कि और भाला फेंक 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन है जो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और यह डायमंड लीग 2023 में क्या जीता है? रजत जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पॉल एलिंज को सम्मानित किया गया है बुकर पुरस्कार 2023 से। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अदिति गोस्वामी। अदिति गोस्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनी है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 रामसार स्थल हैं। देखिए, जो वेटलैंड्स होते हैं अभी भारत में कितने हो गए हैं? 75 + 5 और जोड़े गए हैं अभी हाल ही में, तो टोटल 80 हो गया है। टोटल 80 अभी रामसर साइट भारत में हो गए हैं। और इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। 77 नंबर क्वेश्चन। वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में किस शहर में प्रारंभ हुआ है? तो ये कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। पहले ही कोलंबो था, अब श्री जयवर्धनापुरे अब राजधानी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन देश कौन देश बना है? चैंपियन फीफा महिला विश्व कप 2023 का, तो ये स्पेन बना। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन बना। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे?
कौन है? तो ये बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल नए संसद भवन जो बना है उसके प्रमुख वास्तुकार आर्किटेक्ट है। तो इस तरीके से हमने 80 क्वेश्चंस जीएस के कंप्लीट कर लिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम अब देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ बने रहें। और इसके पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 यानी कि 3 सेट है जो कंप्लीट कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा नीचे, आप उसे जा कर देख लें या फिर आपको है जो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप आराम से एक बार लुसेंट देख लीजिएगा, उसमें दिया रहेगा, अच्छा से देख लीजिएगा। आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से जो लेफ्ट से राइट जाने पे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आवर्त में इलेक्ट्रॉन जो प्रति का मान बढ़ा बाएं से दाएं जाने पर प्रायः बढ़ता है। आवर्त में इलेक्ट्रॉन प्रति, इसको एक बार देख लीजिए क्या है। इलेक्ट्रॉन का मान बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर A+B यानी कि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है कैसी? साफ साफ, और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि लेंस की क्षमता है जो घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी है जो बढ़ जाती है यानी कि रेटिना से आगे हो जाती है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है। लेंस की गोलाई क्या होता है? बढ़ता नहीं, घट जाता है। दो सामान्य लवण के मिलने से द्विक लवण का निर्माण होता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया द्वारा लवण एवं जल का निर्माण होता है। यानी कि जब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? साल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें एलिमेंट है जो सारे अम्लों का अनिवार्य अंग है, तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का उपयोग हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। हाइड्रोजन जिसे फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है यानी कि भविष्य का ईंधन। 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पेडीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से यहाँ पे चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जल रोधी था। चूना पत्थर या खड़िया को मृत्तिका, लाल मिट्टी या शेल के साथ ज्यादा गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सीमेंट कहते हैं। चूना पत्थर या खड़िया को लाल मिट्टी या शेल के साथ ज्यादा गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। 2 से 3% जिप्सम डालकर सीमेंट के जमने की दर को कम की जाती है। यानी कि जो सीमेंट चिपकने से बचाने के लिए सीमेंट को जिप्सम उसमें 2 से 3% ऐड किया जाता है। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। बेंजीन पूछ देगा कि क्या है, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। बेंजीन का उपयोग प्लास्टिक, रंजक यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, औषधियाँ, DDT आदि के निर्माण में किया जाता है। फार्मूला C6H6 होता है। पानी उबालकर क्लार्क की विधि आदि द्वारा पानी में उपस्थित अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। पानी उबालकर क्लार्क की विधि आदि द्वारा पानी में उपस्थिति अस्थायी जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है उसको हटाया जा सकता है। पानी की अस्थायी कठोरता यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको हटाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है कि जैसे कि सिंथेटिक रेजिन विधि, कैल्डोल विधि, आयन विनिमय विधि, आयन एक्सचेंज मेथड, वॉशिंग सोडा उपचार विधि। तो 4 मेथड का उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक रेजिन विधि, कैल्डोल विधि, आयन विनिमय विधि, वॉशिंग सोडा उपचार विधि। नोट करना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है और अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, और उसमें अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी विधि का कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो इसको 4-5 क्वेश्चन का स्टेटमेंट वाइज इसका आंसर मिल गया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। फोकल लेंथ इक्वल टू 100/p। यदि P उधर ऊपर जाएगा तो देख सकते हैं कि 100 ये 2 हो जाएगा, इसलिए आंसर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। पॉजिट्रॉन धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज युक्त कण है पॉजिट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है।
1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज हुई थी। यह ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के एंटी कण का गठन करता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान या आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसी कारण इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी एंटी कण भी कहा जाता है पॉजिट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का जे गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। पॉजिट्रॉन एंडरसन ने किया था। दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, अतः द्रव्यमान m है। माना पहली वस्तु का वेग है जो v1 है, दूसरी वस्तु का वेग v2 है। पहली वस्तु गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? हाफ mv। जानते ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे हाफ पहला का है तो हाफ mv1 स्क्वायर, दूसरा का हाफ mv2 स्क्वायर, और दोनों का k1 बटा k2 कर दिया है, ठीक है। तो हाफ mv1 स्क्वायर बटा हाफ mv2 स्क्वायर, k1 बटा k2 स्क्वायर यानी कि v1 बटा v2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर √4/9 दिया हुआ है, v1 4 दिया हुआ है और 9 है जो v2 दिया है, तो 2/3 हो जाएगा इसका आंसर, 2:3 हो जाएगा। और थॉमसन मेथड देखते हैं, थॉमसन इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। 11 का आंसर था। जानते हैं थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। एक अकेली धातु के दो भागों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि ये भिन्न भिन्न तापमान पर है तो यह थॉमसन प्रभाव कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों पूछता है सीबेक प्रभाव और थॉमसन प्रभाव क्या होता है। जब अकेली धातु के दो भागों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर होता है तो यह थॉमसन प्रभाव कहलाता है। और सीबेक प्रभाव क्या कहलाता है? एक ऐसी घटना है जिसमें दो असमान विद्युत कंडक्टरों या अर्धचालिकों यानी सेमीकंडक्टर के बीच तापमान अंतर टेम्परेचर डिफरेंस दो पदार्थों के बीच वोल्टेज अंतर पैदा करता है। तो सीबेक प्रभाव है कि एक ऐसी घटना जिसमें दो असमान विद्युत कंडक्टर या अर्धचालक के बीच तापमान अंतर दो पदार्थों के बीच वोल्टेज अंतर पैदा करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है, वह सीबेक इफेक्ट कहलाता है। CaOCl यह एक हल्के यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का पूछा है कि रासायनिक सूत्र क्या है। CaOCl यानी कि CaOCl2 है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण गंध निकलती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीजन के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। तनु अम्ल में इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। देखिए CaOCl2 प्लस 2HCl, यहाँ पे CaCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O यानी क्लोरीन गैस मुक्त हुआ, ठीक है। और वाटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। और ज्योति फ्लक्स यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है एसआई यूनिट ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक होता है गॉस, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट का जो सीजीएस मात्रक होता है वो गॉस होता है, गॉस, इसको याद रखें। बारबरा मैकलिंटॉक ने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते हुए समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी की खोज ग्रेजर जॉन मेंडल ने की थी। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हेरिडिटी। हाइड्रोजन बम ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है जो अनियंत्रित परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसे थर्मोन्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। कुल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन हिप ज्वाइंट, आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़े का प्रतिस्थापन या पुनः संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट वह प्रत्यक्ष ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट देखिए, इसको याद कैसे रखिएगा लिगामेंट को। देखिए अंतिम में टाटा है तो हड्डी जब टकराता है तो टाटा होता है, टन होता है, तो लिगामेंट उसमें जो हड्डी के बीच में लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है, लिगामेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम पूछ देगा कौन कौन है, तो ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, जिनका स्राव क्रमशः देखिए ट्रिप्सिन का होता है अग्नाशय से, टाइलिन लार ग्रंथि से, पेप्सिन है जो स्टमक से होता है, आमाशय से होता है। इसको पीछे जो हम लोग 50 क्वेश्चन किया है डिस्कशन, उसी का है जो एक्सप्लेनेशन है, तो उस तरीके से आप है जो मेमोरी बेस्ड इसको अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, याद रख सकते हैं।
ये सभी जो डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने सैंपल में क्या क्या होता है, सुक्रेज होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, इसको याद रखिएगा। और स्टमक में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो एस्टेरिसिया कोलाई होता है, ए कोलाई होता है। सॉरी यहाँ पे आंत है कि एस्टेरिसिया कोलाई मानव के आंत यानी कि इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला जीवाणु है, बैक्टीरिया है। यह जीवाणु कुछ जानवरों में भी होते हैं जो पाचक तंत्र को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। हैजा रोग विब्रियो कॉलरे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि हैजा रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया वायरस, तो इसका आंसर जीवाणु हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, जो विब्रियो कॉलरे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स में बांटा जाता है 3 में। वसा, विटामिन, प्रोटीन से ज्यादा ऊष्मीय मान कार्बोहाइड्रेट का होता है, यानी कि वसा, विटामिन और प्रोटीन से ज्यादा ऊष्मीय मान, हीटिंग इफेक्ट किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता यानी कि दिल्ली पैक्ट महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, इसलिए इसको लॉर्ड इरविन पैक्ट भी बोलते हैं। यह कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, और ये बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां पे गए, लंदन में गए। लंदन में आईएनएस राजपूत से गए थे लंदन। कांग्रेस के एकमात्र, जो जहाज का नाम था राजपूत कुछ करके से था, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ने तीनों राउंड से जो राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लिया था। दलितों को अलग निर्वाचन देने के विषय पर गांधी जी विरोध करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट आए थे। सहायक संधि करने वाले राज्य देखते हैं। सबसे पहला था हैदराबाद, जो 1798 ईस्वी में सबसे पहला सहायक संधि करने वाला राज्य बना 1798 में। दूसरा था मैसूर 1799 में, फिर तंजौर 1799 में ही, और अवध 1801 में। अवध है जो सहायक संधि किया था, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार एवं भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में, जबकि होलकर ने सहायक संधि को इनकार कर दिया था। HMT याद रखिए, HMT ऐसे शुरुआत याद रखिए, HMT ये याद रख सकते हैं, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। 32 नंबर देखते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य, पैथिक लॉरेंस था जिसका हेड था, अध्यक्ष था। स्टैफोर्ड क्रिप्स था जो क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था, जो 1942 में आया था, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया था। AB अलेक्जेंडर इसमें भी शामिल था। टोटल कितने सदस्य थे, 3 थे, इसको याद रखें। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय सत्ता के नेतृत्व को ब्रिटिशों के पास से भारतीयों को हस्तांतरित करने पर चर्चा करना था। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे। कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड। बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में देखते हैं। ककोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा जिला में है, नवादा में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है, कैमूर में है, तेलहर कुंड जलप्रपात। और करकट जलप्रपात कहाँ है, कैमूर में, कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, रोहतास में। करमनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, सासाराम में, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है। जबकि धुआंधर जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में। मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ है, सासाराम में, मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में है। एक बार और देख लेते हैं। ककोलत अब जानते हैं बिहार में है, ककोलत नवादा में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में, करकट जलप्रपात कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ, रोहतास में। करमनासा बक्सर, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, और मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ, सासाराम में है। पाटलिपुत्र के बारे में पूछा है। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। इसे मगध शासक उदयन ने 490 ईसा पूर्व में स्थापित किया और अपनी राजधानी बनाया था। और यह बिहार दरोगा 64 पोस्ट मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रारंभ में इसका निर्माण एक छावनी के रूप में किया गया था, लेकिन राजधानी बनने के बाद इसका भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्व बढ़ गया। बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो टोटल है जो टोटल लिटरेसी रेट है वो 61.80% है। बिहार राज्य में पुरुष की साक्षरता दर क्या है, तो मेल लिटरेसी रेट
71.20 यानी कि 61 10 71 जोड़ दीजिए और 61 में 10 घटा दीजिए 51, तो ये महिला का साक्षरता दर निकल जाएगा। देखिए 61 बीच में हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। और 61 10 71 मेल का, और कम कर दीजिए 61 में 10 तो 51 हो जाएगा, 51.5 ये महिला का। बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कितना है, तो 28वां स्थान है, 28वां स्थान यानी कि सबसे अंतिम में आता है। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास जिला है। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है, पूर्णिया है जो सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है पूरे बिहार में। बिहार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास है, यानी कि महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा, और टोटल साक्षरता दर कहाँ पे है, रोहतास में है। बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास ही है। बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला दर जिला कौन सा है, पूर्णिया है। तो बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है। बिहार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सहरसा, इसको याद रखें, सहरसा है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती की समस्या को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने किया था। इनके प्रयास से 3 कठिया पद्धति यानी कि 3 कठिया पद्धति था, उसमें क्या होता था कि आपके अगर 20 कट्ठा खेती होता है, 20 कट्ठा जो आपका सबसे अच्छा खेती है, उसमें से 3 कट्ठा आपको अनिवार्य रूप से उसमें नील की खेती करनी अनिवार्य हो जाती थी, और यह 2 से 3 साल लगातार करने पे वह जमीन जो है बंजर बन जाती थी, जिस कारण से किसान है जो कतराते थे नील की खेती करने से, और उस ऊपर से अंग्रेज है उसको किसानों को एक अच्छे मूल्य भी नहीं देते थे। नील एक प्रकार का नकदी फसल का उदाहरण है। पूछे गए प्रश्न की प्रवृत्ति के अनुसार इसका उत्तर है जो नकदी फसल ही होगा। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी पूछा था कि दूसरा कौन था, मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसका प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयबजी, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने रहमतुल्लाह सयानी, जिन्होंने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 यहाँ पे कानपुर में। 1917 एनी बेसेंट कलकत्ता। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इसने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी। अगला है दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह विभाग दासों यानी कि गुलामों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या यानी गुलामों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। आफिक के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुस्तकराज, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तकराज की व्यवस्था की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग यानी कि दीवान एक वही की स्थापना किया था, और यही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली किया, जिस कारण से कई उसके प्रजा में जो उसको रक्त पिपासु कहा गया, पागल कहा गया, और इसे है जो बदकिस्मत राजा भी, बदकिस्मत सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। दीवाने अर्ज सैनिक विभाग की स्थापना किसने किया था, बलबन ने किया था, इसको याद रखें। हमने शायद शुरू में गलत बोला होगा, इसको आप मिला लीजिए। दीवाने अर्ज किसको, ये सैनिक विभाग है, इसका स्थापना बलबन ने किया था। बलबन ने ही रक्त एवं लौह की, आयरन एवं ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी स्टार्ट किया, और इसने जो चालीसा एक 40 सरदारों का एक समूह था जो निर्णय लेता था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, उसे बलबन ने खत्म कर दिया। ठीक है, और बलबन ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा जो स्टार्ट किया था। आगे देखते हैं, बल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग से संबंधित है, बल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित है, रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य ये द्वैतवाद से संबंधित है, मध्वाचार्य। और
शंकराचार्य या द्वैतवाद से संबंधित है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। मलिक मोहम्मद जायसी, देखिए 12 मासा की रचना किया था मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की पद्मावत है, अखरावट है तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। ठीक है, 12 मासा याद रखें, पद्मावत का ही एक भाग है। इसकी रचना किया था किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। भारतीय संविधान ने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के प्रावधान को लिया है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई अन्य विशेषताएं हैं प्रस्तावना की भाषा, जबकि प्रस्तावना का जो मूल है वो कहां से लिया गया है? वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा और व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार के बारे में प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और ज्वाइंट सिटिंग भी कहां से लिया गया? ज्वाइंट सिटी है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जिसका जिक्र 108 आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 108 में दिया गया है ज्वाइंट सिटिंग। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सितलवाड़ के अध्यक्षता में गठित किया। भारतीय विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक गैर संवैधानिक यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है, यानी कि एग्जीक्यूटिव ये बॉडी है। इसका प्रमुख कार्य है कानूनी और न्याय मंत्रालय को सलाह देना। एक राज्य एक चुनाव से तात्पर्य 5 साल में एक बार होने वाले चुनावों में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने से है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जा सकता है और उसके अनुसार उनमें वृद्धि भी की जा सकती है। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। तो इसको याद रखें, 83, 85, 172, 174 और 356 में सुधार की जाएगी। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I तथा 243 में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन, राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है। और जो नेवी में सबसे हाई पोस्ट होता है वो एडमिरल का होता है, एडमिरल। उच्चतम रैंकिंग वाले नौसेना अधिकारी क्या होते हैं? एडमिरल होते हैं। यह भारतीय सेना में जनरल और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल के बराबर होते हैं। खदानियों का निर्यात है जो इसमें शामिल नहीं है। भारत में खाद्य प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खदानों का समाज के कमजोर वर्गों तक वितरण करना, या और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन प्रणाली यानी PDS के द्वारा, वन नेशन वन राशन कार्ड के द्वारा है जो खदानों का समाज के कमजोर वर्गों में है जो वितरण किया जाता है। खदानों के किसानों से उचित मूल्य पर खरीद, जो आप जानते हैं कि जो खदान का जो MSP तय की जाती है वो खदान को किसानों से उचित मूल्य पर खरीद स्थापित करने के लिए। खदानों के बफर स्टॉक में रख रखाव के लिए जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। यह 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट भाग में विस्तृत है। गिब्सन, सिम्पसन, तनामी आदि ऑस्ट्रेलिया के अन्य मरुस्थल है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि गिब्सन क्या है, सिम्पसन क्या है, तनामी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। ग्रीनलैंड लोगों की भूमि डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमस रीजन है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिस्से में आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर यूरोप के डेनमार्क देश का आधिपत्य है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 21,66,000। यहाँ पे देख सकते हैं 21,66,086 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। कच्चा तेल उत्पादन स्वतंत्रता बाद देश को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कई क्रांतियां लाई गई, जिसके द्वारा उस क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया। जैसे कि नीली क्रांति है जो मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य उत्पादन फिश प्रोडक्शन के लिए लाया गया। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए लाया गया, ब्लैक रिवोल्यूशन। स्वर्ण या सुनहरा रेशा क्रांति ये जूट उत्पादन के लिए
लाया गया, यानी कि जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। या जो 64 पोस्ट दरोगा पीटी अभी हुआ उसमें पूछा गया गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, जूट को कहते हैं सुनहरा रेशा। पीली क्रांति यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति येलो रिवोल्यूशन। जबकि लाल क्रांति संबंधित है मांस या टमाटर के उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवोल्यूशन है, ये झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति। रजत रेशा क्रांति यानी कि जो सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन है, ये कपास के उत्पादन से संबंधित है, कॉटन प्रोडक्शन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर किसको बोलते हैं, ये कपास को, जबकि गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। हरित क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन ये खाद्यान्न उत्पादन से यानी फूड प्रोडक्शन से संबंधित है। और 1966-67 में यह एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयोग से भारत में है जो हरित क्रांति सफल रही। और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, और नॉर्मन बोरलॉग। ये पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं जो अमेरिका के हैं। श्वेत क्रांति के जनक है जो डॉक्टर बरीज कुरियन को कहा जाता है, और ये दूध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। भूरी क्रांति यानी ग्रे रिवोल्यूशन, यह उर्वरक उत्पादन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है, भूरी क्रांति। गोल क्रांति ये आलू गोल होता है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवोल्यूशन, यह अंडा उत्पादन से संबंधित है, सिल्वर रिवोल्यूशन अंडा प्रोडक्शन। सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन, यह बागवानी उत्पादन यानी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति। सदाबहार क्रांति यह समग्र कृषि विकास यानी कि इंक्लूसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से संबंधित है, सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन, इंक्लूसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों के वितरण के विषय में और राज्यों के बीच समान आवंटन के विषय में भी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपेगा। और BK.RV राव, जिन्होंने नेशनल इनकम को सबसे पहले साइंटिफिक रूप से पेश किया था। भारत में सबसे पहले BK.RV राव, जिनका नाम है विजयेंद्र कस्तूरी रंगा बरदाजा राव, द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना की गई। यद्यपि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 ईस्वी में की गई। इनके आकलन के अनुसार भारत में 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय कितना था, 20 रुपये था। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया निवेशकों के हितों, इन्वेस्टर्स के जो हित होता है, निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु भारत में म्यूचुअल फंड की नीतियों को प्रतिपादित करता है और यह विनियमन करता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप व्यापार करने की सुविधा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा बनाया एवं प्रकाशित किया जाता है। राजा चलैया समिति, भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स राजा चलैया समिति की सिफारिशों से लागू किया गया। राजा चलैया की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में टैक्स रिफॉर्म्स कर सुधार हेतु एक समिति बनी। इस समिति ने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 द्वारा 1994 में शुरू हुई, जो आज तक जारी है सर्विस टैक्स। पूछा है कि सबसे बड़ा द्वीप ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में कौन सा है, तो बोर्नियो है, जिसका 73% भाग इंडोनेशिया तथा 26% भाग मलेशिया एवं 1% भाग ब्रुनेई में पड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, जो कहाँ पे है, वो डेनमार्क के अधीन आता है राजनीतिक रूप से, जबकि भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका में आता है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, यह एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता यानी कि फर्टिलाइजेशन प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एल्गी होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न यानी कि एक्वेटिक फर्न होता है। ये सभी सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं तथा नाइट्रोजन निर्धारण, फॉस्फेट सोलुबिलाइजर एवं प्रौध वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करती है, पौधा को विकास करता है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप है, जो जापान में है। और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है,
होन्शु द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु के मध्य पूर्व भाग में स्थित है। होन्शु का क्षेत्रफल कितना है? 2,27,962 वर्ग किलोमीटर। और यह बीपीएससी पीटी लगातार 2 बार ये क्वेश्चन है जो 66वीं और 67वीं पीटी में शायद पूछा है, देख लीजिए आप। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 31.2%। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत हो गया है कितना? 68.8%। 68.8%। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और कौन से देश में आते हैं? देखिए, बागियो कहाँ आता है? फिलीपींस में। अयाला फ्रांस में। गारिच दक्षिण पूर्व ईरान यानी साउथ ईस्ट ईरान में। सामुन कहाँ? ईरान में आता है। सामुन ईरान कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सामुन ईरान, गारिच दक्षिण पूर्व ईरान, अयाला फ्रांस, बागियो फिलीपींस। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर है। एंजिल जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे है? कैरो नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? सेंट लॉरेंस नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जम्बेजी नदी पर। बोयोमा जलप्रपात कहाँ है? जैरे नदी पर। स्टेनले जलप्रपात कहाँ है? कांगो नदी पर। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है। एंजिल जलप्रपात कहाँ? कैरो नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर अफ्रीका महाद्वीप में। बोयोमा जलप्रपात कहाँ? जैरे नदी पर। स्टेनले जलप्रपात कहाँ है? कांगो नदी पर। इसको याद रखिएगा। और एंजिल जो जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूछा है कि भारत के उत्तराखंड के राज्य के टिहरी गढ़वाल जिला में, कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल जिला में स्थित एक नगर है देवप्रयाग पंचप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पे है? ये भारत के उत्तराखंड के राज्य के टिहरी गढ़वाल जिला में स्थित एक नगर है। देवप्रयाग पंचप्रयाग में एक है। पंचप्रयाग में एक है देवप्रयाग। और यहाँ अलकनंदा नदी और भागीरथ नदी का संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। कौन सा? गंगा कहलाती है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि सुदर्शन क्षेत्र किसको कहते हैं? देवप्रयाग को। कहाँ पे? उत्तराखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी का प्रतिशत है 94.44%, जो कि भारत में सबसे अधिक है। मिजोरम की प्रमुख जनजातियां क्या है? तो चकमा है, पवई है, रॉल्टे है इत्यादि जनजातियां कहाँ पाई जाती है? चकमा, पवई, रॉल्टे, ये मिजोरम में। लेकिन सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम और संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश, यहाँ पे जनजाति सबसे ज्यादा पाया जाता है। नए भौगोलिक मानचित्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हालांकि लेह का कुछ भाग पाकिस्तान और चीन के कब्जे में भी है। जबकि भारत का सबसे छोटा जिला क्या है? तो माहे पुडुचेरी है। माहे पुडुचेरी। मिलान करना है दर्रा, नाथुला दर्रा, जिलेपिला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में है। जोलीला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। जोलीला दर्रा, जोजिला है, यहाँ पे जोजिला है। जोजिला कहाँ है? लद्दाख में। काराकोरम कहाँ है? लद्दाख में। काराकोरम लद्दाख में। माना दर्रा कहाँ है? माना लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। नीतिला उत्तराखंड में है। सिप किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में सिप किला है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यह उत्तरी सीमा पर जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, VVP इसको बोलते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम, यह उत्तरी सीमा पर की घोषणा किया था वित्त मंत्री के बजट भाषण 2022 में। कार्यक्रम में उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांवों, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों के कवरेज की परिकल्पना की गई है जो अक्सर विकास लाभ से छूट जाते हैं। यानी कि बॉर्डर एरिया में है जो गांव पड़ते हैं उसको विकास करना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। 2 अक्टूबर सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। कब? 2 अक्टूबर 1952 में। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना। ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार व प्रसार करना, ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, यह सामुदायिक विकास का ये लक्ष्य है। टाइटेनियम, देखिए इलेमेनाइट है जो टाइटेनियम लौह ऑक्साइड खनिज है जिसका आदर्श सूत्र क्या होता है फॉर्मूला? FeTiO3 होता है। FeTiO3 होता है। वाणिज्यिक दृष्टि से इलेमेनाइट टाइटेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। यह भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित होता है। यह भारतीय तटरेखा में ज्यादा मिलता है, कोस्टल लाइन में।
सरकारिया आयोग 1983 में स्थापना हुआ, केंद्र राज्य संबंध को मजबूत करने के लिए। सी रंगराजन समिति, गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा करने के लिए सी रंगराजन समिति बनाया गया। दीपक पारेख समिति, बुनियादी ढांचे पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, दीपक पारेख समिति। नरसिम्हा समिति का फॉर्मेशन हुआ बैंकिंग क्षेत्र सुधार करने के लिए, नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए। और देखते हैं मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर को विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की तरह निर्णय देता है। किसी विवाद को जो केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हो, केंद्र या कोई राज्य या राज्यों का एक तरफा होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि विवाद हो। उपयुक्त संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है, यानी कि स्पेशल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है जो दिया गया है। विशेष का अभिप्राय है कि किसी अन्य न्यायालय के विवादों के निपटाने में इस तरह की शक्तियां प्राप्त नहीं है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हैं जो निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के। तो भारत के राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल जिसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों का होता है। 69 का देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। संसद ने अनुच्छेद 239 ए 239 AA के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 पारित किया। 17वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। तो 69वां से एनसीटी का दर्जा और 17वां से उसे है जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के विधायकों को। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, जबकि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट किया गया है अनुच्छेद 76, 89, 165 में। 76 + 89 जोड़िएगा तो 165 आ जाएगा, जो स्टेट के बारे में बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा आपको। 65 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है 243 ए में दिया गया। 243 में इसकी परिभाषा दी गई ग्राम सभा की। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। 243 बी में दिया है पंचायतों का संविधान, और 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में दिया है 243 सी में। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था, जिसका मुख्य कार्य भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग करना है। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 + 7 यानी कि टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी के जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी को कहा जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। राज्यपाल किसी भी राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य की समस्त शक्तियां उसमें निहित होती है, जिसका प्रयोग वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। संवैधानिक रूप से भी राज्यपाल प्रमुख होता है। अनुच्छेद 155 के तहत देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास से संबंधित है। आर्टिकल 43 जो डीपीएस में है, पार्ट 4 में है। अनुच्छेद 43 का में दिया गया उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ लेबरर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, इसको याद रखिए, 43 का में दिया गया है। संविधान के भाग
4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन किया गया है। जो कहां से प्रेरित है, वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। सुरक्षित करना इसका काम है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना यानी कि कलेक्शन को खत्म करना है, कलेक्शन रोकना है, सब में बंटवारा करना है। पुरुषों और स्त्रियों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वेज और इक्वल पेमेंट फॉर मेल और फीमेल, कर्मकारों के समाज स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलाम श्रम से संरक्षण, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, यह अनुच्छेद 39 में दिया गया है। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट। लॉर्ड मैकाले, प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया एवं इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी है। अपनी तरह के पहले मामले में एक ट्रांसजेंडर को जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। ट्रांसजेंडरों को उनके जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री पहले थे अशोक गहलोत, अभी कौन से हैं? अभी भजनलाल शर्मा है। ने प्रतिभागियों के लिए 2.75 लाख रुपए के दैनिक नगद पुरस्कार के साथ एक वीडियो प्रतियोगिता शुरुआत की है। जन सम्मान नाम की प्रतियोगिता में योजनाओं पर लघु वीडियो शूट करना और अपलोड करना इसमें शामिल है। नीरज चोपड़ा एक प्रसिद्ध भारतीय एथलीट है जो भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। वो ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2023 में 83.80 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीते थे यानी कि सिल्वर मेडल जीते थे। 74 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? पॉल लिंच ने। यह एक आयरिश लेखक है। उनके कृति जो उन्होंने लिखा था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया पॉल लिंच को। यह एक आयरिश लेखक है। अदिति स्वामी ने बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। कौन? अदिति स्वामी। अदिति स्वामी पूछ सकता है किस खेल से संबंधित है, तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। 76 नंबर देखते हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है, कितना है? 14 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है जिसमें 10 रामसर स्थल है और यह बढ़कर है जो और भी आगे हो गया क्योंकि टोटल है जो 75 प्लस 5 है जो बढ़ गया है, 5 रामसर साइट और जुड़ गए हैं। टोटल 80 अभी भारत में रामसर साइट हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किसका है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का प्रथम रामसर स्थल 19 अगस्त 2002 को घोषित पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य था। पॉइंट कैलिमर पूछ सकता है, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। कोलंबो, भारत और श्रीलंका के बीच 10वां वार्षिक सलाइनेक्स 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ? कोलंबो श्रीलंका में किया गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच 10वां वार्षिक सलाइनेक्स 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ? कोलंबो श्रीलंका में किया गया। पूछ सकता है सलाइनेक्स किसके बीच होता है, तो ये श्रीलंका और इंडिया का नेवल एक्सरसाइज है। 78 नंबर क्वेश्चन, स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा करके फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया। स्पेन के लिए विजयी गोल ओल्गा कार्मोना ने खेल के 29वें मिनट में किया। स्पेन की टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। और यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। और जो फीफा वर्ल्ड कप जो मेंस का हुआ था उसमें 2023 में वो कहाँ? कतर के राजधानी दोहा में हुआ, जिसमें है जो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। ठीक है, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया और इसमें गोल्डन बॉल का खिताब किसको मिला था? अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी को, जबकि गोल्डन बूट का खिताब लियोनल एम्बापे को मिला था जो फ्रांस के खिलाड़ी थे। 79 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार थे बिमल पटेल हैं। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में एक नए संसद भवन का निर्माण किया जाए, जिसका नाम रखा गया अब संविधान सदन। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। 19 सितंबर 2023 को इस नवीन संसद भवन में प्रवेश किया गया और एक ऐतिहासिक बिल महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया, जिसने संसद के एक नए अध्याय की शुरुआत की। यह बिल 27 वर्षों से पेंडिंग था, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। तो इस तरीके से हमने टोटल 80 क्वेश्चन
का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख लिया। उम्मीद करते हैं कि यदि आपने अभी तक इतना वीडियो देखा है, लास्ट तक देखा है, तो उसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और ये वीडियो यदि एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छा लगा, अच्छा से हमने एक्सप्लेन किया, अच्छा से हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल करने की कोशिश किया, और यह फ़ायदेमंद अगर एग्ज़ाम में होता है आपके लिए तो काफ़ी मेरे लिए खुशी की बात होगी। और यह 64 पोस्ट दरोगा मेंस और 1275 पोस्ट दरोगा मेंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और अगले पीटी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।